एलएनएमआईटी जयपुर को लेके काफी सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि भैया एलएनएमआईटी जयपुर को प्रेफरेंस दे रहा हूं या फिर मैं थापड़ को प्रेफरेंस दे रहा हूं या फिर डीआईसीटी गांधीनगर को प्रेफरेंस दे रहा हूं। तो बेसिकली मैंने थापड़ और डीआईसीटी गांधीनगर का तो तुम्हारा रिव्यू बना दिया था, तुमने नहीं देखा जाकर के चेकआउट कर लेना। अब जो एक कॉलेज रह गया था वो रह गया था तुम्हारा एलएनएमआईटी जयपुर। लास्ट डेट भी इसको अप्लाई करने की क्लोज ही आ रही, तुम्हारी 1-2 दिन में रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जा रहा होगा। तो अब एलएनएमआईटी जयपुर क्या तुम्हें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही होगी, क्या आरओआई मेरा जस्टिफाइड होता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के बच्चे हमें बता रहे होते हैं जो तुम्हें ऐसे वैसे नहीं पता चल पा रहा होगा, उन सारी चीजों पे हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो तुमको अगर डाउट है कि भैया क्या मैं एलएनएमआईटी जयपुर को प्रेफर कर रहा हूं, तो ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या तुम्हें एलएनएमआईटी जयपुर में एडमिशन लेना चाहिए या फिर एडमिशन नहीं लेना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज या फिर जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हारे लिए हो सकता है, उसके करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया होगा, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे तुम्हारे पास क्या कैसे ऑप्शंस और तुमको किस तरीके से कॉलेजेस को चूज करना। तुम्हें कोई भी कॉलेज सेल नहीं किया जा रहा होगा। इसके अलावा किसी भी काउंसलिंग ऑपरेटर चाहते हो, चॉइस फिलिंग टूल चाहते हो, 1-to-1 मेंटरशिप चाहते हो, सारी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर के वहां से एनरोल कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं एलएनएमआईटी जयपुर के ऊपर। एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे तो 2002 का एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि बहुत ज्यादा पुराना नहीं है और बहुत ज्यादा नया भी नहीं है। ठीक है, लोकेशन की बात करेंगे तो जयपुर के आउटस्कर्ट पे सिचुएटेड है। तुम्हें जयपुर जो मेन सिटी है ना उससे थोड़ा सा दूर ये कॉलेज मिल रहा होता है। एग्जाम एक्सेप्टेंस तुम्हारा जेईई मेंस का एग्जाम एक्सेप्ट कर रहा होता है। और काउंसलिंग की बात करेंगे तो इसकी एलएनएमआईटी का खुद का काउंसलिंग प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक, एलएनएमआईटी का खुद का काउंसलिंग प्रोसेस होता है, तुम्हें इसकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म अप्लाई करना हो रहा होता है। एक्रेडिशन की बात करेंगे तो नैक आईसीटी सारे एक्रेडिशन उसके पास है ही। कैंपस एरिया की बात करेंगे तो 100 एकड़ में इसका कैंपस फैला हुआ है। अब जो बेस्ट चीज इस कॉलेज के बारे में है वो एक चीज है कि यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि इसके लिए सभी अनरिजर्व क्राइटेरिया के से साथ आ रहे होंगे। तुम्हारी जितनी रैंक है, तुम्हारा जितना परसेंटाइल, उसके बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन हो रहा होगा। कोर्सेज ऑफर्ड की बात करेंगे तो बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस की बात करेंगे तो तुम्हारे यहाँ पे 120 सीट्स है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 60 सीट्स है। ठीक है, बीटेक इन कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीटेक ऑनर्स इन कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन स्पेशलाइजेशन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, बीटेक इन कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद माइनर इन रोबोटिक्स ऑटोमेशन, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इन चारों ब्रांचेस को मिला के तुम्हारी 120 सीट्स है, जिसमें से तुम्हारी जो 5 सीट यहाँ पे रोबोटिक्स के लिए है, 20 सीट्स यहाँ पे एआई डेटा साइंस के लिए है, और बाकी जो तुम्हारी यहाँ पे सीट्स बच गई वो आपस में सीएससी और कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिवाइड हो जा रही होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बीटेक ऑनर्स सीएससी विद स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे 240 सीट्स टोटल है। ये तीन ब्रांच मिला के। ठीक है, बीटेक सीएससी कोर मिला दो। ठीक है, बीटेक सीएससी स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस मिला दो, और बीटेक सीएससी विद माइनर इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन मिला दो। तो टोटल 240 सीट्स है, जिसमें से तुम्हारी 50 सीट्स उसकी, मान ली कि तुम्हारी जो सीएससी कोर की सीट्स है वो तुम्हारी यहाँ पे 190 सीएससी कोर की सीट्स है। ठीक है, बाकी 50 सीट तुम्हारी स्पेशलाइजेशन वाली हो जा रही होंगी। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर अपना बना रखा है कि मतलब पहले एक ये दे दिया कि सीएससी ये कोर हो गई मेरी ब्रांच, इसके बाद मेरी ये उसकी स्पेशलाइजेशन आ जा रही होंगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की तुम्हारी ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, माइनर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस विथ माइनर इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, इन तीनों को कंबाइन करके देखेंगे तो 180 सीट्स है। ठीक है, और बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, और इसके बाद तुम्हारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। तो इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ भी ये 2 ऑटोमेशन कर दिया है, तो इनकी सारी सीट्स मिलाएंगे तो 60 सीट्स है। इसके अलावा बीटेक एमटेक प्रोग्राम 2 यहाँ पे चल रहे होते हैं, इंटीग्रेटेड सीएससी और ईसी में, वहाँ पे 30 सीट्स है। तो टोटल अगर मैं सीट्स की बात कर रहा हूँ, जो मुझे नंबर यहाँ पे दिख रहा है 120, 60, 180, 180, 120, तुम्हारा यहाँ पे हो जा रहा होगा 300, 300 के बाद 245, 300। ठीक है, फिर 240 हमारा यहाँ पे 540 हो गया, 540, और ये हमारा हो जा रहा होगा 240, 60, 300, और मतलब ऑलमोस्ट 840 सीट्स के अराउंड है, यानी कि 800 से लेकर 850 सीट्स है, जो कि अगर प्राइवेट कॉलेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ठीक ठाक नंबर है। बहुत ज्यादा सीट इस कॉलेज में नहीं है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 800 से लेकर 850 सीट के बीच में है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक मतलब प्लस पॉइंट है, जो यहाँ पे बहुत ज्यादा बैच साइज नहीं है इस कॉलेज में। ठीक है, अगला हम फीस के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि फीस हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही होती है कि भैया फीस हमारी कितनी लग रही होगी। तो फीस की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो जो तुम्हारी टोटल ट्यूशन फीस लग रही होती है वो लग रही होती है 282 लाख पर, मतलब 2,82,000। ठीक है, मतलब 282 लाख नहीं, 2,82,000 पर सेमेस्टर।
और भी तुम्हारी जो फीस लग रही होगी, स्टूडेंट एक्टिविटी चार्जेस लग रहे होते हैं, सेमेस्टर फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, तो ये टोटल फीस तुम्हारी 285 के अराउंड आ जा रही होती है। ठीक, इसमें कॉशन मनी नहीं एडेड है, कॉशन मनी तुम अलग से ऐड कर लोगे, 10,000 15,000 जो भी लग रहा होगा। और हॉस्टल फीस की बात करेंगे तो हॉस्टल फीस और मेस की फीस कंपेरेटिवली कम है एज कंपेयर टू ट्यूशन फीस। हॉस्टल एंड मेस चार्जेस की बात करेंगे तो हॉस्टल चार्जेस तुम्हारे यहाँ पे 35,000 है। इसके अलावा तुम्हारा जो रेंट हो रहा होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल हो रहा होगा, वो 10,000 के अराउंड आ जाएगा। 750 तुम्हारा इंटरनेट चार्ज है। मेस की बात करेंगे तो 20,000 यहाँ पे लग रहा है। तो ये टोटल कहीं ना कहीं तुम्हारा 35, 20, 55, 60, 70 के अराउंड इसको मान लो, और 2 सेमेस्टर का मतलब 1.4 हो गया। ठीक है, 1.4 लाख तुम्हारा यहाँ पे लग रहा है। और अगर मैं इसको 3 लाख पूरा मान लेता हूं तो 3 to 6 लाख पर ईयर ये जा रहा है। तो तुम्हारी पर ईयर की इन्वेस्टमेंट है वो टोटल 7.4 लाख की इन्वेस्टमेंट है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 4 28 हो जाएगा, यानी कि 28 से लेकर 30 लाख तक की तुम्हारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैठ रही होगी। तो 30 लाख तुम्हारे अकाउंट में होने चाहिए अगर तुम LNMIT से बीटेक करना चाहते हो। तो 30 लाख से ऊपर नीचे है तो फिर तुम जो है मतलब 20 लाख वाले बजट में तो तुम्हारे लिए ऑप्शन नहीं है। मतलब मिनिमम तुम्हारे पास 30 लाख का बजट तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसका तुम्हारे पास मिसलेनियस चार्जेस भी आएंगे, तुम ट्रेवल कर रहे होगे वो वाले चार्जेस भी आएंगे, तो ये सारे चार्जेस तुम्हारे ऐड ऑन हो रहे होते हैं। ठीक है, तो टोटल ट्यूशन फीस मैंने बता दी कि 22 से 24 लाख रुपए, 1.5 से लेकर 2 लाख पर ईयर, तो टोटल तुम्हारा 28 से 30 लाख तक का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इनके पोर्टल पे जाना है, अप्लाई कर देना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करूंगा तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तुम्हें 60% चाहिए PCM में। ठीक है, अगर तुम्हारे इतने तो तुम अप्लाई कर सकते हो, और जेईई तुम्हारा होना चाहिए, जेईई मतलब का स्कोर कार्ड तुम्हारे पास वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तुम अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई देने के बाद इनका कट ऑफ आता है, कट ऑफ अगर तुम्हारा क्लियर हो जाता है तो तुम्हें 25,000 का अमाउंट यहाँ पे पे करना हो रहा होता है, जो कि आगे चल के फीस में एडजस्ट हो जा रहा होता है। बट ये 25,000 पे करने का मतलब ये नहीं है कि तुम जो है एलिजिबल हो जाओगे, मतलब तुम्हें सीट मिल जाएगी बेसिकली। ठीक है, 25,000 पे करने का मतलब है कि तुम LNMIT की काउंसलिंग में इंटरेस्टेड हो, तुम आगे पार्टिसिपेट कर रहे होगे, और अगर तुम्हें सीट नहीं मिलती तो ये अमाउंट रिफंड भी हो जा रहा होता है, कुछ अमाउंट डिडक्ट करके। ठीक है, अब अगले हम उस पर आ जाते हैं कि काउंसलिंग शेड्यूल हमारा क्या रहने वाला है। भैया देखो, ये सारे शेड्यूल सब कुछ मैं तुम्हें व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे तुम्हें सारे शेड्यूल वगैरह मिल जाते हैं, और टाइम टू टाइम मैं तुम्हें अपडेट भी करता रहता हूँ किस तरीके से तुम्हें काउंसलिंग करनी है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, इन सबको मैं डिटेल में तुम्हें वहाँ बताता रहता हूँ। ठीक है, देखो लास्ट डे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करने का जो अभी 2 से 3 दिन में क्लोज हो जा रहा होगा। ठीक है, इसके बाद तुम्हें अगर प्रेफरेंसेस अपनी चेंज करनी है, क्योंकि तुम चॉइस फिलिंग उसी टाइम पे कर रहे होते हो, तो अगर तुम्हें प्रेफरेंसेस चेंज करनी है तो तुम जो है कब तक कर सकते हो, 9 जून तक। ठीक है, इसके बाद पूरी काउंसलिंग में तुम अपनी प्रेफरेंस को चेंज नहीं कर पा रहे होगे। ठीक है, अब वेबिनार ऑन काउंसलिंग प्रोसेस हो जा रहा होगा 11 को। हम राउंड 1 पे आ जाते हैं कि राउंड 1 हमारा जो है 22 तारीख से हो रहा होगा, यानी कि जो 22 तारीख को है वो हमारा राउंड 1 का रिजल्ट आ जा रहा होगा। फी पेमेंट अगेंस्ट कंफर्मेंट सीट 29 तक हमें कर देना है। राउंड 2 हमारा 1 जुलाई को आ जाएगा, फी पेमेंट हमें 6 तारीख तक कर देना है। इस तरीके से हमारा सारा प्रोसेस होगा, और राउंड 5 हमारा 28 जुलाई को हो जा रहा होगा, और फी पेमेंट हमें 1 अगस्त को कर देना है, यानी कि जो हमारी काउंसलिंग है वो 1 अगस्त को कंक्लूड हो जा रही होगी। उसके बाद हम कैंपस में जाके फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। फिजिकल रिपोर्टिंग में तुम्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं वो व्हाट्सएप चैनल पे बता दूंगा। तो मोस्टली तुम्हारे भाई 10th 12th की मार्कशीट, तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें ही लग रही होती है जो हम हर काउंसलिंग में लेके जा रहे होते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे। तो सेम वही डॉक्यूमेंट तुम्हारे यहाँ पे भी लग रहे होंगे। हमें अभी ध्यान क्या रखना है कि हमें अगर हम LNMIT को टारगेट करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कर ले रहे होंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ब्रांच प्रेफरेंस अपनी सही तरीके से भर रहे होंगे। और अगर तुम ब्रांच प्रेफरेंस को लेकर कंफ्यूज हो तो देखो, एक तो तुम 1-to-1 मेंटरशिप में इनरोल कर सकते हो, तुम्हारे पास लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी। LNMIT चाहिए या फिर थापड़ में हेल्प चाहिए, किसी भी काउंसलिंग में तुम्हें हेल्प चाहिए, VIT XYZ किसी भी प्राइवेट काउंसलिंग में तुम्हें हेल्प चाहिए, फिर किसी भी गवर्नमेंट काउंसलिंग में तुम्हें हेल्प चाहिए, तो 1-to-1 मेंटरशिप के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर के वहां से इनरोल कर लेना। अब हम देखो यहाँ पे आ जाते हैं, सिंपल सी चीज है। अगर तुम्हें ब्रांच की प्रेफरेंस बनानी है, मैं तुम्हें एक बेसिक आइडिया देता हूँ किस तरीके से तुम ब्रांच की प्रेफरेंस बना सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं CSE कोर को लेके जाऊंगा। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे CSE कोर में इंटरेस्ट है, ठीक, तो मैं यहां पे आऊंगा। फिर मैं यहां पे अगर रोबोटिक्स में मुझे इंटरेस्ट है तो ठीक है, रोबोटिक्स में इंटरेस्ट नहीं तो मैं यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस पे चला जाऊंगा। चौथा मेरा ये सीक्वेंस हो जाएगा, पांचवा मेरा कंप्यूटर साइंस ये हो जाएगा। ठीक है, छठा मेरा ये हो जाएगा, सातवां मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, आठवां मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे इसी रखना तो 9th में ये रख देता हूं। ठीक है, 10th में ये रख लूंगा,
11th में ये रखूंगा, 12th में ये रखूंगा। ये तुम्हारा यूजुअली सीक्वेंस हो जाना चाहिए। अगर मैं बात करूंगा तुम्हें इसमें किस तरीके से हम प्रेफरेंसेस को फिल कर रहे होते हैं, तो ये तुम्हारा बेसिकली प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। कट ऑफ की बात करेंगे भैया, क्या कट ऑफ जा रहा होगा, तो कट ऑफ देखो सिंपली इनका कट ऑफ ऑफिशियली रिलीज नहीं होता है, बट मैं तुम्हें बता देता हूं कि हम हर साल एलएनएमआईटी में बच्चों की काउंसलिंग करवा रहे होते हैं। अगर तुम्हें सीएससी या फिर सीएससी रिलेटेड टारगेट करना है तो तुम्हारा जो परसेंटाइल है वो 92.5 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। 92.5 से तुम्हारा अगर ज्यादा परसेंटाइल है तो तुम्हारे पास सीएससी या फिर सीएससी रिलेटेड जो ब्रांचेस होते हैं उसमें पॉसिबिलिटी है। सीएससी कोर देख रहे हो तो 96-97 परसेंटाइल प्लस तुम्हारा होना चाहिए, तब तुम्हें सीएससी रिलेटेड या फिर सीएससी जो स्पेशलाइजेशन वाली ब्रांचेस है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रोबोटिक्स, वो मिल रहा होगा। सीसीई वाली ब्रांचेस में जाना तो 92.5 से तुम्हारा ज्यादा ही होना चाहिए, मतलब तब भी वो स्कोर मान के चलो कि 94 तक होना चाहिए, तब तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी ज्यादा रह रही होती है कन्वर्ट करने की। इसके अलावा ईसी चाहिए तो 92 के अराउंड, 91.5 के अराउंड सेफ रहेगा। और अगर तुम्हें मैकेनिकल ब्रांच चाहिए तो 89 के अराउंड तुम्हारा सेफ परसेंटाइल रहने वाला है। अगर तुम्हारे जेईई मेंस में इतने परसेंटाइल आ रहे हैं तो तुम एलएनएमआईटी जयपुर को अपनी लिस्ट में रख सकते हो। तुम देख सकते हो तुम्हें इतने परसेंटाइल पे एलएनएमआईटी जयपुर में चांसेस तुम्हारे लिए बन जा रहे होंगे। इसके अलावा मतलब इसके नीचे जा रहे हो तुम्हारे पास चांस नहीं होगा। अप्लाई करना है कर लो, बट मिल कुछ नहीं रहा होगा, ठीक है। तुम्हें मैंने बता दिया है 1-to-1 मेंटरशिप का ऑप्शन तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रहा होगा, तो जाकर के वहां से देख लेना। अब हम आ जाएंगे प्लेसमेंट समरी के ऊपर कि भैया 30 लाख जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या हमें उतनी प्लेसमेंट मिल पा रही है, क्या उस लेवल की प्लेसमेंट है इस कॉलेज की। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 ईयर का डेटा लिया हुआ है, और मुझे वो प्राइवेट कॉलेज थोड़ा सा ज्यादा पसंद आ रहे होते हैं जो अपने डेटा को पब्लिकली अवेलेबल कर देते हैं कि ठीक है यार आप देख लो हमारा प्लेसमेंट परसेंटेज यही है, हम इतने का ही पैकेज लगवा पा रहे हैं, बट हमने सारा डेटा अपना दिखा दिया है। बहुत सारे इधर उधर के कॉलेज की तरह ऐसा नहीं है कि यार अपना डेटा ही नहीं दिखा पाओ, ठीक है। तो ऐसा काम ही मत करो कि मतलब जिसपे तुम्हारे ऊपर रेड फ्लैग वाला हो जाए, ठीक है। जो रियलिटी में तुम हो वो तुम दिखा दो कि हम 30 लाख दे रहे हैं बट हम एवरेज पैकेज इतना ही दे पाएंगे, ठीक है। देखो अब ये 2026 का ऑनगोइंग प्लेसमेंट है। अभी हाईएस्ट पैकेज जो यहाँ पे लगा हुआ है 59.3 लाख का लगा हुआ है, ठीक है। मीडियन पैकेज ये क्लेम कर रहे हैं कि 12 लाख का लगा हुआ, और इन्हें कंपनी वाइज पूरा डेटा भी दिया हुआ है, ठीक है। एवरेज पैकेज 13.14 लाख का है। टोटल जॉब ऑफर 373 है। नंबर ऑफ प्लेस स्टूडेंट फुल टाइम परसेंटेज 369 है। परसेंटेज प्लेसमेंट 84.6% का अभी प्लेसमेंट परसेंटेज है, जो कि थोड़ा सा मतलब डाउन है एलएनएमआईटी के टर्म्स में। एलएनएमआईटी में जितनी प्लेसमेंट होती है उसके कंपैरिजन में 2025 का डेटा देखेंगे। हाईएस्ट पैकेज 1.24 सीआर, ठीक है। मीडियन पैकेज 12 लाख, ठीक है। एवरेज पैकेज 13.36 लाख। टोटल जॉब ऑफर्स 460। नंबर ऑफ प्लेस स्टूडेंट फुल टाइम 421। प्लेसमेंट परसेंटेज तुम्हारे यहाँ पे 93.76% का प्लेसमेंट परसेंटेज है। अब देखो जब मैंने इनका डेटा देखा, इनकी जो प्लेसमेंट देखी ना, सीएससी में प्लेसमेंट है नो डाउट, ठीक है, नो डाउट सीएससी में प्लेसमेंट है। बट जब तुम ईसी जैसी ब्रांचेस पे जाओगे, जब तुम मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस पे जाओगे, तो ये जो प्लेसमेंट परसेंटेज तुम्हारा एवरेज पैकेज है ना, ये कहीं ना कहीं 8 के अराउंड है, ठीक है, 8 एलपी के अराउंड। तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम मैकेनिकल ले रहे हो, अगर तुम ईसी जैसी ब्रांचेस ले रहे हो, तो तुम्हारा जो प्लेसमेंट परसेंटेज मतलब प्लेसमेंट है एवरेज, वो तुम्हें 8 एलपी तक की मिल रही होगी। 7-8 एलपी का तुम्हें एवरेज पैकेज यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जो कि कंपेरेटिवली सीएससी में यहाँ पे हमारा 13-12 के अराउंड हमारा यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए बहुत क्लियरली। 2024 की बात करेंगे तो 2024 में तुम्हारा जो हाईएस्ट पैकेज 52.28 लाख का है। मीडियन ऑन एन एवरेज 10 लाख का है, ठीक है। एवरेज 11.86 का है, 68 का है। टोटल जॉब ऑफर 400 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस 366 है। और प्लेसमेंट परसेंटेज तुम्हारे यहाँ पे 85.11 का प्लेसमेंट परसेंटेज है, ठीक है। सेम ऑलमोस्ट वही डेटा चला आ रहा है जो हम मतलब पिछले टाइम से देख रहे हैं। अब हम जो एक सबसे डेटा पे भरोसा कर सकते हैं वो है हमारा एनआईआरएफ का डेटा, ठीक है। एनआईआरएफ की रैंकिंग पे भरोसा नहीं कर सकते, बट एनआईआरएफ का जो प्लेसमेंट वाला डेटा होता है उस पर हम थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं अगर उसको हम मैच करते हैं कॉलेज के डेटा के साथ। प्लस जो कुछ डेटा हमें बच्चों से मिल जाता है ना, जो प्लेसमेंट सेल वगैरह इनकी होती है, वहां से भी कभी कभी हमें डेटा मिल जाता है, ठीक है। तो वहां से हमें जो डेटा मिल जाता है उसको हम सब कंपेयर करते हैं। उसके बेसिस पे जो फाइनल रिजल्ट आता है वो ये है कि 2022-23 में जो है यहाँ पे जो एवरेज प्लेसमेंट थी, मीडियन सैलरी वो 11 लाख के अराउंड थी, ठीक है। 501 स्टूडेंट टोटल थे, 357 की जॉब लगी थी और 7 बाहर के लिए चले गए थे। 100 बच्चे ऐसे थे जिसमें से कुछ ने ऑप्ट कर लिया था कि हम प्लेसमेंट में नहीं बैठना चाहते, हम खुद का स्टार्टअप वगैरह करना चाहते हैं, बट 50-60 बच्चे ऐसे थे जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई थी। तो यानी कि 30 लाख इन्वेस्ट करने के बाद भी ऐसे कुछ बच्चे रहेंगे जिनकी प्लेसमेंट नहीं लग रही होती है। तो ये तुम्हें समझना है, ये कोई भी टॉप का टॉप कॉलेज हो, हर कॉलेज में यही हाल है, फिर चाहे वो IIT क्यों ना हो, ठीक है। 2023-24 में 494 स्टूडेंट थे, 357 की प्लेसमेंट हो गई। 35 बच्चे हायर स्टडीज के लिए चले गए, कुछ अपना स्टार्टअप वगैरह कर लिए। 50-60 ऐसे बच्चे बच गए जिनकी प्लेसमेंट नहीं, और यहाँ पे मीडियन इनका गिर के 9 लाख तक पहुंच गया था, ठीक है।
24-25 पे ये नंबर इंप्रूव हुआ, 492 में से 421 की प्लेसमेंट लग गई, ठीक है। 70 स्टूडेंट में से 8 चले गए बाहर पढ़ने, 10-12 ने अपना स्टार्टअप खोल लिया, और जो बाकी बच गए 50 बच्चे के अराउंड, उनकी प्लेसमेंट नहीं लग रही थी, या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है। मतलब यूजुअली प्लेसमेंट नहीं लगी, तो 12 लाख का तुम्हें यहाँ पे मीडियन पैकेज देखने को मिल रहा है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि जो मीडियन पैकेज है वो हमारा 10 से लेके 12 के बीच में रेंज कर रहा है। बट क्वेश्चन यहां पे भी ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब 40-50 बच्चे बहुत होते हैं अगर मेरी 800 की बैच साइज है तो, ठीक है। 40-50 बच्चे ऐसे हैं जिनका 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी जॉब नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज मेक श्योर करनी है अपने माइंड में कि कॉलेज में जाने के बाद तुम्हें खुद भी मेहनत करनी है, वरना इस तरीके के बच्चे बहुत सारे जिनकी प्लेसमेंट नहीं लग रही होती है, ठीक है। एवरेज पैकेज जो बच्चों ने मुझे बताया वो ये बताया कि भैया 11 लाख के अराउंड जो है एवरेज पैकेज है अगर मैं सीएससी या फिर सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस को देख रहा हूं, और वहीं पे अगर मैं ईसी को देख रहा हूं तो 8 लाख के अराउंड है, मैकेनिकल को देख रहा हूं 7.58 लाख के अराउंड यहां पे मुझे मैकेनिकल में एवरेज पैकेज मिल रहा है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज 52-53 के अराउंड तुम्हारा गया ही हुआ है, हर साल वो हाईएस्ट पैकेज चेंज होता है। मीडियन हमारा 9 to 10 के लाख के बीच में है, ठीक है। टॉप रिक्रूटर में बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सारी कंपनी, गूगल, एडोबी, अमेजॉन, ये सब सारी जितनी भी तुम्हारी टॉप कंपनीज है, टॉप एमएनसीज है, वो हायरिंग के लिए तो आ रही होती हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि तुम्हें कंपनीज मिल जा रही होंगी और बहुत ज्यादा बैच साइज नहीं है, तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी भी हो जाएगी कि तुम एक अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब कर पाओ, ठीक है। फैसिलिटीज की बात करेंगे तो लैब, लाइब्रेरीज अच्छी है, इंफ्रा अच्छा है, थोड़ा सा पुराना है बट ठीक है, मतलब ठीक ठाक इंफ्रा है। क्लब्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती रहती हैं। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का तुम्हें चांस मिल जाएगा। वाईफाई इनेबल्ड कैंपस है, फेस्ट, हैकाथॉन, और सबसे बेस्ट चीज यहाँ पे मुझे लगी वो लगी कि यार यहाँ पे ना बच्चे हैं वो कोडिंग में अच्छा कर रहे होते हैं, जीसॉक जैसे जो कंपटीशन है तुम्हारे वो फोड़ रहे होते हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट है यार कि जीसॉक जैसे जो कंपटीशन है, अगर तुम्हारा मतलब कोडिंग कल्चर काफी अच्छा है, अगर तुम्हें थापड़ और एलएमआईटी को कंपेयर करना है तो मैं एनी डे एलएमआईटी में बच्चे को भेजूंगा। क्यों भेजूंगा? उसका रीजन सिंपल से है, पहली चीज तो थापड़ में बैच साइज बहुत ज्यादा है। थापड़ मैंने वीडियो बताया, तुम देखोगे 3,000-3,500 सीट्स हो चुकी है, तो थापड़ में बैच साइज कंपैरेटिवली इसके यहाँ पे 3x है, क्राउड 3x है, कैंपस एरिया भले ठीक है थोड़ा बहुत ज्यादा है बट क्राउड 3x है, ठीक है। और प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करेंगे तो प्लेसमेंट परसेंटेज थापड़ का कम है एज कंपेयर टू एलएनएमआईटी। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो थापड़ का कम है एज कंपेयर टू एलएनएमआईटी। तो एनी डे पहली मेरी प्रेफरेंस डीआईसीटी को रहती है, डीआईसीटी गांधीनगर, ठीक है। इसके बाद फिर मैं एलएनएमआईटी को देखूंगा जयपुर, और इसके बाद फिर मैं थापड़ को देख रहा हूँ, ठीक है। ये वाली प्रेफरेंस में हम काम कर रहे होंगे अगर हमें इन 3 कॉलेज में से सिलेक्शन करना है तो, ठीक है। इसके बाद स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, ग्रेट कोडिंग कंपटीशन है, एमयूज विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज अच्छा है, स्टार्टअप कल्चर भी ठीक ठाक यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जा रहा होता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्टल की फूड वगैरह को लेकर थोड़ा सा सीन है, मतलब वो हर बच्चे का कंप्लेन रहता है, तो वो चीजें तो मैनेजमेंट को देखने की जरूरत है। दूसरा, आरओआई इन कोर ब्रांच में भी क्वेश्चनेबल, रीजन क्योंकि 30 लाख अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं और मुझे 8 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो ये मेरे लिए आरओआई यहां पे क्वेश्चनेबल है। नो डाउट मेरा पीयर ग्रुप बहुत अच्छा है, नो डाउट मेरा पीयर ग्रुप बहुत अच्छा है, ठीक है। पीयर ग्रुप मुझे बहुत अच्छा मिल जाएगा, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो पीयर ग्रुप वही है जिसका 90% प्लस आ रहा है, तो मतलब अंडर 1-1.5 लाख रैंक वाले बच्चे तो वहां पे सब देखने को मिल जा रहे होंगे। तो पीयर ग्रुप तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी फैसिलिटीज अच्छी हो जाएंगी, फैकल्टीज अच्छी हो जाएंगी, बट फिर भी आरओआई कभी भी जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। अगर तुम लोन वगैरह लेके जा रहे हो ईसी या फिर मैकेनिकल ब्रांच में, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस कॉलेज में जाकर एडमिशन लो। अगर तुम लोन वगैरह कहीं से भी उठा रहे हो, एजुकेशन लोन ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो एडमिशन मत लेना। एजुकेशन लोन नहीं ले रहे हो, ले सकते हो एडमिशन, तो फिर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। फीस हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है, इवन अगर आपका 90% प्लस आ गया है तो आप 30 लाख यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि एक अच्छा ऐसा कॉलेज है जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी हो रही होती है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं, ठीक है। तो तुम्हें इस चीज से थोड़ा सा अपने आपको करना पड़ेगा कि शायद तुम्हारे पास 30 लाख रुपए नहीं है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तुम कोई और ऑप्शन देख लो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट हो रही थी, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से वो कॉलेजेस है, ठीक है। नॉट इन टेक सिटी, ये भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि जयपुर के ना बहुत आउटस्कर्ट पे है और राजस्थान में कोई भी ऐसा शहर नहीं है जो कि टेक इनेबल्ड हो रहा हो। तो अगर तुम्हें इंटर्नशिप करनी है, कुछ भी करनी है, तो तुम्हें या तो रिमोट करनी पड़ रही होगी, ठीक है, कि तुम वर्क फ्रॉम होम वाले अपॉर्चुनिटी पे कर रहे हो, या फिर तुम्हें गुड़गांव, नोएडा यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ रहा होगा, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, यहाँ पे तुम्हें शिफ्ट होना पड़ रहा होगा अपने इंटर्नशिप्स वगैरह करने के लिए। तो वो एक प्रॉब्लम बच्चों ने मुझे यहाँ पे बताई कि भैया ये वाली प्रॉब्लम आती है, हमें बहुत बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट होता ऐसा है कि हमें फिर बहुत ज्यादा ट्रैवल, मतलब गुड़गांव, नोएडा यहाँ सब शिफ्ट होना पड़ता है, हमारा वो एक्स्ट्रा चार्ज आ जा रहा होता है। इस वजह से बहुत बार हम इंटर्नशिप छोड़ देते हैं, हम ऐसी इंटर्नशिप्स देखते हैं जो हमें वर्क फ्रॉम होम पे मिल जाए, फिर रिमोट मिल जाए, तो हम उसको देख रहे होते हैं।
तो ये तुम्हारा ड्रॉबैक है। बाकी फेस्ट वगैरह थोड़े से लिमिटेड हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब प्राइवेट जिस तरीके से तुम एक्सपेक्ट करते हो ना कि प्राइवेट में मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होगी, तो वो थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रही होती है। बाकी हॉस्टल के मेस का खाना वाना है, वो सारी चीज़ें तो हर कॉलेज में ही कॉमन है, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे होंगे। बट ये सारी निगेटिव चीज़ें हैं। अब किसको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए? अगर तुम्हें एक अच्छा कॉलेज चाहिए जहाँ पे तुम्हारा पीयर ग्रुप अच्छा हो, तुम्हें फैसिलिटीज अच्छी मिल जा, तुम्हें सीखने को मिल जा रहा हो, तुम अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन क्रैक कर रहे हो, तो तुम LNMIT को प्रेफर कर सकते हो। और तुम्हारे पास बजट होना चाहिए, एजुकेशन लोन पे नहीं, बाप की जमीन बिछवा के नहीं, ठीक है, तुम्हारे पास बजट होना चाहिए। अब अगर तुम्हारा बजट नहीं है तो मैं बोलूंगा मत लेना। तुम्हारे अगर परसेंटेज इतने आ रहे, तुम्हारे पास मैं बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, उन कॉलेजेस को अपना प्रेफर कर लेना, ठीक है, सीधी सी बात। और अगर है बजट तो ले लेना। और अगर मैं इन तीन में कंपेयर करूंगा, मतलब थापड़, DICT, LNMIT, तो पहले मैं DICT को प्रेफर करूंगा, फिर मैं LNMIT को प्रेफर करूंगा, फिर मैं थापड़ को प्रेफर कर रहा हूंगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा LNMIT का रिव्यू हो गया। किसी और कॉलेज का रिव्यू चाहते हो कमेंट सेक्शन में बता देना, कुछ और डाउट रह गया है उसको भी कमेंट में बता देना, मैं उसको भी कवर कर ले रहा हूँ। और मैं एक सीरीज कर रहा हूँ जहाँ पे सारे कॉलेज तुम्हारे मैं यहाँ पे रिव्यू कर रहा हूँ, एटलीस्ट इसमें तुम एडमिशन ले सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है, 1-to-1 मेंटरशिप में एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जा रही है कि वहां से आकर एनरोल कर सकते हो। इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज के काउंसिल से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तो मेरे चैनल में पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लेना है।